हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अपने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 40 पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिए थे और अभी हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 80 पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ओजोन होल। तो हम जानते हैं ओजोन होल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयर में। तो इट इज़ द लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओवर एंटार्क्टिका। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 41 का बी। और फिर हम पढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेटिफाइज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले है क्या, पहले देख लेते हैं। ये पहले 1987 में ये हुआ था। इज़ ए ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सा है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 42 का ए। Now 43, an ecotone generally refers to the integration of two ecosystems of different evolutionary levels। ये हमारा होता है, ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। Now 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 44, नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस कीप द अर्थ वार्म नियरली बाय 33 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर ही है the absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. This process maintains the earth temperature at around 33 degrees Celsius warmer than it would do otherwise, allowing life on the earth to exist। ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। फिर जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या है, थर्मल पॉल्यूशन इज क्या है, is defined as a sudden increase or decrease in temperature of natural body of water which may be ocean, lake, river or pond by human influence. Plants that produce different products of wastewater facility are often the culprits of this massive exodus of thermal pollution। ये हमारा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट हीट इनटू द एटमोसफियर और ओशन फ्रॉम इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ 46 नंबर, कल्टिवेबल लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। देखो यहाँ बोला जा रहा है मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड। और हमारा अगर ऐसे देखें तो करंट फैलो लैंड ये होता क्या है, करंट फैलो लैंड ये होता है जो लैंड को हम कल्टिवेशन बिना कल्टिवेशन किए उसको छोड़ देते हैं 1 या उससे कम साल, ठीक है। मतलब लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर तक उसको अगर हम बिना कल्टिवेशन का छोड़ देंगे तो उसे हम करंट फैलो लैंड बोलते हैं। अगर एक और से ज़्यादा और 5 से कम साल तक हम करते हैं तो उसे हम लोग फैलो लैंड बोलते हैं। और बैरन और वेस्टलैंड मतलब उसको कभी मोर देन 5 ईयर्स लेफ्ट उसको छोड़ देंगे तो उसको हम बैरन और वेस्टलैंड बोलते हैं, ठीक है। वो ये भी हो जाता है। और कल्चरेबल वेस्टलैंड भी वही है। और कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये करंट फैलो लैंड का यही एग्जाम्पल है। तो हमारा इसका 46 का आंसर हो जाएगा सी। नाउ 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंट्रीपोर्ट पोर्ट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ही मॉडर्न सिंगापुर है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर 47 का बी। नाउ 48, रफली कॉनिकल हिल्स कंपोज ऑफ सॉर्टेड ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स आर कॉल्ड केम्स। यहाँ पर दिया हुआ है केम्स, रफली कॉनिकल हिल्स कंपोज ऑफ सॉर्टेड ग्लेशियो फ्लूवियल हिल्स डिपोजिट नोन एज केम्स। Now 49 number, which one among the following river basins has the highest level of ground water utilization। सबसे ज़्यादा हमारा होता है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर जिसमें दिया नहीं है तो हमारा उससे बाद होगा लगभग महानदी होगा, ठीक है। सो द आंसर इज 49 का ए, महानदी। द फुजिता इंटेंसिटी स्केल डेवलप्ड बाय लेट टी थियोडोर फुजिता यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नाडोज। ये हमारा टोर्नाडो का इस्तेमाल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द अर्बन स्प्रॉल टेक्स प्लेस व्हेन, कब ये अर्बन स्प्रॉल होता है हमारा, व्हेन एन अर्बन एरिया एक्सपांड्स इनटू द कंट्री साइड। यहाँ पर अर्बन एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है, अब इसे पढ़ सकते हैं। तो अर्बन स्प्रॉल टेक्स प्लेस व्हेन एन अर्बन एरिया एक्सपांड्स इनटू द कंट्री साइड। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट हाजीपुर। कहाँ पर है, ये हाजीपुर पर लोकेटेड है, इसे हम अच्छे से देख सकते हैं। और हाँ, ये अगर मैं जूम कर दूँ, देखिए इट इज़ हेड क्वार्टर्ड हाजीपुर एंड कंप्राइजेज सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एंड धनबाद डिविजन्स, ठीक है। हमारा ये हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द साफ्ता, डेट इज़ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें से कौन सा कंट्री इसमें से नहीं है, तो हमारा म्यांमार, बाकी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ठीक है। नाउ ज़फ़रानो इज कल्टिवेटेड इन विच टाइप ऑफ सॉइल।
जफरानो इस मतलब क्ले सॉइल में लगभग सेफ्रॉन, जफरानो मतलब सेफ्रॉन होता है लगभग, तो ये करेवा सेल में लगभग पाया जाता है कश्मीर रीजन में। नाउ सिंगरौली कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन 55 का हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। So now, very strong air currents in the upper air westerlies are known as jet streams. ये हमारा होता है jet streams. Which Asian country is characterized by negative population growth? तो हमारा यहाँ पर ही है, होगा इसका आंसर जापान। तो हमारा ये हो जाएगा जापान का इसका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पाया गया है। फिर स्पीड, ये स्पीड होगा, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज अ, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अ बीच ऑफ सैंड और सिंगल लिंक्ड एट वन एंड टू द लैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया। प्री मानसून रेनफॉल इन इंडिया नोन एज मैंगो शावर्स ऑकर इन द कोस्टल एरिया ऑफ 59 का हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका के ये में होता है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजो लैंड इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा ही करेक्ट नहीं है, हमारा ये तीनों सही है। इट इज़ ए रिवर आइलैंड ऑन अमेजन रिवर, इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड द होम ऑफ वाटर बुफालो, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज़ लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड, ठीक है। ये तीनों सही है, लेकिन हमारा इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ये गलत है, क्योंकि हमारा जो मजूली है ये हमारा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है एट द हार्ट ऑफ द आसाम ऑन द टर्बुलेंट वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर के। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ पावर, करेक्ट यूनिट ऑफ पावर हमारा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर, 61 का डी। बाकी हमारा ये जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, वाट, ये सब हमारा है, ठीक है। नाउ 62 नंबर हमारा एक प्रॉब्लम है जो कि एक कॉपर ऑफ रड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इनिशियली एट ए टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, if the temperature of the rod is increased by 100 degrees Celsius, what will be the change in length of the rod? Given linear thermal expansion coefficient of copper is 17 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. तो इसका हम सॉल्व करते हैं इसको हम मल्टी फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है डेल एल, अच्छे से पेन ले लेता हूँ, डेल एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ और सॉरी ओरिजिनल लेंथ, एक मिनट ओरिजिनल लेंथ इनटू लीनियर थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट दैट इज अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसमें हम करते हैं, ये हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ, ये हमारा है ओरिजिनल लेंथ, ये है लीनियर थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट एक्सपांसन इफेक्ट, फिर हमारा ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। नाउ हमारा ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, फिर इनटू थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट हमारा कॉपर कितना है 17 इंटू 10 to the minus 6, हम यहाँ पुट कर देते हैं। बाकी हमारा टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका आंसर आता है 17 इंटू 10 to the power minus 4, ठीक है, -4 आया। तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 0.0017 मीटर आ जाएगा। मीटर में क्यों होगा, क्योंकि हमारे से मीटर में दिया है, ठीक है, ये मीटर में था, ये मीटर हो गया लगभग। तो इसमें का अगर हम इसको अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.7 mm, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर सॉल्व हो गया। बाकी इसका दिया है कुछ, हाँ 1.7 mm, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज करेक्ट, तो 63 का हमारा हो जाएगा, इसका आंसर है सी, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एक्सरे क्या है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नाउ 64 का हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट इन एयर, हाँ ये सही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इज सेम एज दैट इन एयर, ये भी सही है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट इन एयर, ये भी सही है। लेकिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट इन एयर, नहीं, ये गलत है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर।
नाउ 65 का ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारा हो जाएगा, हम तो पता अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर साफ सभी लिखा हुआ है सबसे लास्ट में अगर देखें तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, नहीं वैक्यूम में कुछ भी ट्रैवल नहीं करता है, तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमें देख लें तो अल्ट्रासोनिक वेव्स है फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलोहर्ट्ज, सही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये भी सही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, ये भी सही, लेकिन हमारा आंसर होगा 65 का डी। Now 66. The process that is responsible for the generation of energy within the core of the sun is, तो 66 का आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। Which one of the following waves has the longest wavelength? सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? अगर देखें तो रेडियो वेव का होता है, रेडियो वेव के बाद इंफ्रारेड होता है, फिर यूवी, एक्सरे, ऐसे गामा रे होता है। तो सब उसके बाद हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। नाउ कंसिडर कॉपर प्रॉब्लम एक आ रहा है, तो consider a copper wire of length 1 meter and area of cross section 1 mm square, given the resistivity of the copper is 1.7 into 10 to the power minus 6 centimeter, तो what is the resistance of this wire? तो इसको अगर हम चलिए सॉल्व करते हैं, 68 नंबर, तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो हमारा रो यहाँ पर क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, फिर हमारा एल है लेंथ ऑफ द वायर, फिर ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ऐसे आएगा, रेसिस्टिविटी द मटेरियल हमारा कितना दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर बाय mm स्क्वायर। अगर ये सब को हम mm में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1.7 इंटू 10 टू द माइनस 6 सेंटीमीटर को अगर हम इसको एम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। 1 mm 1000 mm होता है, 1 मीटर इक्वल 1000 mm होता है, तो हमारे यहाँ लिख देते हैं 1000 बाय 1 mm स्क्वायर। तो अभी अगर इसको देखें हम तो ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट सॉल्व करने से 0.017 mm, और फिर 1 मिली ओम जो होता है वो इज इक्वल टू 1 मिली ओम इज इक्वल टू 0.001 ओम। तो हमारा यहाँ पर 0.001 इंटू 17 इज इक्वल टू 0.0017 mm, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17। सो 17 मिली ओम इज द आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। A stone of mass 1 kg and initially at rest is dropped from a tower of height 40 meter, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पहले हम देखें तो हमारा मास कितना दिया है 1 kg दिया है, उसे हाइट 40 मीटर से गिराया जा रहा है। वन इट रीचेस इट हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। हमारा हाइट कितना हो गया 10 मीटर हो गया। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम जानते हैं mgh होता है, mgh होता है। तो ग्रेविटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो मास दिया है 1 kg इंटू ग्रेविटी हमारा 10 हो गया, हाइट भी हमारा 10 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 100 जूल। सो ये और ये में से कोई सा हमारा होगा, सी या डी में से। नाउ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर ही अगर हम इसी में ही कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ बराबर अगर हो जाता है तो वहाँ पर ही हमारा ये हो जाएगा 100 जूल इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है ये कितना है हमारा 1 kg इंटू v², तो यहाँ हो जाएगा v² इक्वल टू 100 इंटू 2 100 इंटू 2 200 जूल, ठीक है। तो हमारा ये हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखें तो हम हाफ इंटू वी स्क्वायर, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी का हाफ जूल यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ इसका हो जाता है ओके, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 69 का डी। बाकी इसमें अगर कुछ चेंजेस आए तो मैं आपको बताऊंगा फिर। नाउ 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें से प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज़ नॉट एन यूनिट ऑफ प्रेशर। Now James Prinsep is given credit for deciphering the script used in ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका ब्राह्मी या तमिल ब्राह्मी होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर ये है 71 का अशोकन ब्राह्मी, यहाँ पर ही आंसर होगा। सो जेम्स प्रिंसेप गिवन क्रेडिट फॉर डेसिफरिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन ब्राह्मी, इसके अंदर और दिया हुआ था, मैं इसको प्रिंट ये नहीं किया हूँ। नाउ तमिकलम, द नेम ऑफ द एशियन तमिल कंट्री इंक्लूडेड बिसाइड्स तमिलनाडु पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे, तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश एंड केरला, 72 का ए। नाउ द मलफूजत लिटरेचर इज सूफी सेंट, यहाँ पर ये करते थे, तो हमारा इसका 73 का हो जाएगा आंसर डिस्कोर्सेस बाय सूफी लीडर्स, ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ द मिस्टिक सूफी सेंट्स। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फॉल आउट ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह, तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखते हैं, रिफ्यूज़ल टू पे द रूरल चौकीदार टैक्स इन ईस्टर्न इंडिया, नहीं ठीक था। डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ इन महाराष्ट्र, ये भी था। पिकेटिंग ऑफ सॉफ्ट सेलिंग लिकर्स से फॉरेन लिकर्स बाय वुमेन, हाँ ये भी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, डिक्लेरेशन डेट नो इंडियन शुड सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, 75 का हो जाएगा हमारा डी। नाउ 76, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929 वाज फेमस फॉर एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस रिलेशन इन लाहौर सेशन, ठीक है। नाउ 77 का तुहफतुल हिंद रिटन बाय मिर्ज़ा मोहम्मद इब्न फ़खरुद्दीन मोहम्मद इज ए टेक्स्ट ऑन, मिर्ज़ा साहब ये नाम तो सुने हैं, म्यूजिकल थ्योरी इसका आंसर होगा। पुलाकेशिन टू बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ रूलर्स, तो हमारा ये होता है पुलाकेशिन हमारे चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाकी कौन सा डायनेस्टी, ईस्टर्न चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न चालुक्य, दैट इज़ डी। नाउ 79 का हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद तुगलक, तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा इब्ने बत्तूता, ठीक है। इब्ने बत्तूता वाज द फॉरेन ट्रैवलर वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद तुगलक, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर्स एंड लिटरेरी वर्क इज करेक्टली मैच्ड, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कल्हाना, यहाँ पर ही हमारे लिखे थे ये साहब कौन, राजा तरंगिनी वाज द ऑथर ऑफ राजा तरंगिनी, तो हमारा बस यही मैच कर रहा था, तो बाकी हमारा 80 का बी होगा, और बाकी जो बचा है इसे हम शाम तक कवर कर देंगे, तो बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।